स्वागत है आपका एनएलसीसी क्लासेस अलीगढ़ में। जैसा कि हम पिछले कुछ टाइम से आपके सामने दो सब्जेक्ट्स की सीरीज लेकर आए हैं। इसमें सीपीसी की लेक्चर्स ऑफ सीरीज है और बीएनएसएस जो आपके नया क्रिमिनल लॉ का जो प्रोसीजर लॉ है बीएनएसएस 2023 उसकी लेक्चर्स ऑफ सीरीज हम चला रहे हैं। तो आज हम बीएनएसएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम जितना ज़्यादा कवर हो सकता है उतना ज़्यादा कवर करते हैं। तो जो चैप्टर है चैप्टर 5 जो पहले भी पुरानी वाली सीआरपीसी में चैप्टर 5 हुआ करता था, अरेस्ट ऑफ पर्सन्स। तो अरेस्ट ऑफ पर्सन्स देखेंगे हम। तो जैसा कि हमने कल बात की थी अरेस्ट ऑफ पर्सन के बारे में, आज भी हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दूं आप लोगों को क्या क्या हमने देख लिया था इसमें। जैसा कि आप देखेंगे, जैसा कि आपने कल बात की थी हमने चैप्टर 5 ऑफ बीएनएसएस। ये चैप्टर 5 में क्या था? अरेस्ट ऑफ पर्सन्स। और इसकी जो रेंज थी वो मैंने बताया था आपको, सेक्शन 35 टू 62 ये इसकी रेंज थी। तो हमने इसमें अरेस्ट ऑफ पर्सन की जब बात की थी, तो अरेस्ट ऑफ पर्सन जब बात करेंगे आज हम, कुछ चीजें हमने देख ली थी, कुछ चीजें बाकी थी। तो इसमें सबसे पहले मैंने अरेस्ट की डेफिनेशन बताई थी आप लोगों को, अरेस्ट होता क्या है। मैंने अरेस्ट की डेफिनेशन बताई थी आपको, टोटल डिप्राइवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी अंडर दी प्रोसीजर established by टोटल डिप्राइवेशन है इस चीज का, आपकी व्यक्तिगत आजादी का, पर्सनल लिबर्टी का। इस तरह से जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है उसके अधीन रहते हुए एक प्रक्रिया है जिसको विधि के अंतर्गत स्थापित किया गया है। उस प्रक्रिया के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता को क्या करना, वंचित करना, उससे उसको छीनना, यही आपकी अरेस्ट है। ध्यान रहे अरेस्ट और अनलॉफुल कंफाइनमेंट में या रॉन्गफुल कंफाइनमेंट में एक ही फर्क होता है, वो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का। अगर प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है, तो वो आपका अरेस्ट होगा, और अगर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो वो इलीगल डिटेंशन या फिर रॉन्गफुल कंफाइनमेंट हो सकता है। तो यहाँ हम बात करेंगे, क्योंकि कोई अगर प्राइवेट पर्सन करता है इस तरह से हम रॉन्गफुल कंफाइनमेंट कह सकते हैं। अगर कोई अथॉरिटी करती है तो हम उसे इलीगल डिटेंशन कहते हैं, गैर कानूनी तरह से आपको बंदी बनाना, इलीगल, अविधिपूर्ण या विधि विरुद्ध आपका डिटेंशन। तो ये अगर आपने प्रोसीजर फॉलो किया है तो वो अरेस्ट कहलाएगा, और अगर आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है तो वो आपका इलीगल डिटेंशन या फिर रॉन्गफुल कंफाइनमेंट कहा जा सकता है। तो आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। अब प्रोसीजर कौन सा फॉलो करना है ये देखना। ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर मिलेगा कहाँ? फिर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है ये कहाँ दिया गया है? कौन सा प्रोसीजर होगा जिसको हम फॉलो करें? कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो करें तो हमें क्या होगा? तो हमें इजीली ये कह सकते हैं कि हम, हाँ, हमने प्रोसीजर फॉलो करते हुए किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है, उसकी व्यक्तिगत आजादी से उसको हमने वंचित किया, इट मींस अरेस्ट किया। तो ये प्रोसीजर दिया कहां पर आखिर? देखिए ये प्रोसीजर जो दिया है, ये प्रोसीजर को आपकी नई जो लॉ की किताब है जिसका नाम है BNSS 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका एक चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 जो कि सेक्शन 35 से 62 तक फैला हुआ है। ये जो प्रोसीजर यहां बताया गया है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। ये गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा। तो इसमें जब हम गिरफ्तारी की प्रक्रिया देखते हैं तो बेसिकली 3 सवाल हमारे सामने आते हैं। गिरफ्तारी कब की जाएगी? गिरफ्तारी किन दशाओं में या कब की जाएगी? वो इंग्लिश में समझने के लिए कहते हैं व्हेन अ पर्सन अरेस्ट। दूसरी अगर बात करूं मैं, तो दूसरे में जब मैं बात करता हूं, दूसरा पॉइंट इसका में क्या हो सकता है? दूसरे पॉइंट में कि किन दशाओं में की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी, किसके द्वारा गिरफ्तारी की जाएगी।
और तीसरी चीज है आपका जो तीसरा पॉइंट है, पहली चीज होगी गिरफ्तारी किन दशाओं में, दूसरी कौन करेगा और कैसे। मौखिक तौर पर ओरली कहकर, या फिर कह सकते हैं ओरली कहकर, या फिर उसको तो गिरफ्तारी की जाएगी किन दशाओं में, कब की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी और कैसे की जाएगी। ये बेसिकली एक प्रक्रिया है पूरी। तो हमें इसमें 3 सवाल पता लगे, व्हेन, हु एंड हाउ। तो इसमें गिरफ्तारी कब की जाएगी, कौन करेगा और कैसे की जाएगी। इसी चीज का जो प्रोसीजर है, हम इसी प्रोसीजर को बोल रहे हैं कि जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ बोल रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, प्रोसीजर स्टैब्लिश भाई। ये जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है, ये गिरफ्तारी की प्रक्रिया दी गई है चैप्टर 5 में, बीएनएसएस के चैप्टर 5 में, जो कि 35 से शुरू होता है 62 तक जाता है। अब हम वन बाय वन इसकी जो कंडीशंस हैं हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखें कौन कौन सी कंडीशंस दी गई हैं इसके बारे में हम देखें। आप यहाँ पहला यहाँ जो आप देखेंगे वो देखिए, सेक्शन 35 देखेंगे तो सेक्शन 35 में लिखा हुआ है व्हेन पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस, व्हेन मतलब कब, कब एक पुलिस अधिकारी आपको क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, या अरेस्ट नहीं भी कर सकता। ये मे जो लगा है इसमें मे नॉट भी शामिल होता है, मे नॉट डिस्क्रिशन है। तो स्टेट का पुलिस ऑफिसर का क्या है, डिस्क्रिशन। तो व्हेन पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट, और कैसे करेगा, विदाउट वारंट अरेस्ट करेगा। तो ये वो कौन सी दशाएं होंगी, वो कौन सी सर्कमस्टांसेस होंगी जिनमें कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है विदाउट वारंट। बिना वारंट के वे कौन सी दशाएं हैं जिनमें किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। देखिए इसका पहला क्लॉज देखिए क्या कह रहे हैं, एनी पुलिस ऑफिसर। तो एक सवाल का जवाब मिला आपको, कौन कर सकता है, एनी पुलिस ऑफिसर। कोई भी रैंक का पुलिस ऑफिसर हो वो आपको क्या कर सकता है, बिना वारंटी के अरेस्ट कर सकता है। दशा नंबर 1 पहली कंडीशन है, कंडीशन कौन सी है, ऑफिसर मे विदाउट वारंट एंड ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट, विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट और विदाउट वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। किसी व्यक्ति को कोई पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के या बिना मैजिस्ट्रेट के ऑथराइजेशन के अरेस्ट कर सकता है। पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 क्या है, हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऐसा व्यक्ति जिसने पुलिस वाले के सामने उसकी मौजूदगी में क्या किया है, कि मौजूदगी में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया। मिसाल के तौर पर मैं एक पर्सन हूं, व्यक्ति हूं, मैंने किसी पुलिस ऑफिसर के सामने मैंने क्या किया है, मैंने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट कर दिया। उस दशा में पुलिस ऑफिसर ये नहीं देखेगा कि मेरे पास वारंट है या नहीं है, वो मुझे गिरफ्तार कर लेगा। इस ऐसी गिरफ्तारी को उसकी अथोराइज करने वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 35 का आपका क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए है। इसमें बताया गया है हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो व्यक्ति उसको गिरफ्तार करेगा पुलिस ऑफिसर, जो व्यक्ति क्या कर रहा है, पुलिस वाले की मौजूदगी में एक कॉग्निजेबल। हिम्मत देखें, पुलिस ऑफिसर है भाई के सामने आप कर रहे हैं तो आपको बिना वारंट अरेस्ट करें। सवाल ये आता है कि यहाँ जो ये जो टर्म है एनी ऑफिसर, एनी पुलिस ऑफिसर, ये एनी पुलिस ऑफिसर में शामिल क्या क्या होगा, कौन सी रैंक का पुलिस ऑफिसर होगा। इसमें एसआई होगा, सब इंस्पेक्टर रैंक का आदमी होगा, कांस्टेबल रैंक का होगा, या उससे नीचे होगा, या हेड कांस्टेबल होगा, कौन सी रैंक का होगा। तो इसका सवाल का जवाब ये है, इसके साथ आप संबंधित स्टेट की, जैसे हमारे यूपी का है, यूपी पुलिस एक्ट का आप क्या देखेंगे, सेक्शन 2 देखेंगे। सेक्शन 2 में बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर वो शख्स को कहा जाएगा जो इस एक्ट के इस सेक्शन में जिसको क्या दिया गया हो, अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया हो। इस पुलिस एक्ट के सेक्शन 2 में इस शख्स को अपॉइंट किया गया हो, वही शख्स इस एनी पुलिस की लिमिट में आएगा। उसके रेफरेंस में यही चीज, यानी कि अगर पुलिस का अगर हम मतलब निकालें तो पुलिस वो चीज है क्योंकि पुलिस एक्ट के सेक्शन 2 में क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। दूसरा पोजीशन क्या है, दूसरी पोजीशन की वो देखते हैं, बी देखें। अब बी को देख लेते हैं, बी क्या कह रहा है, बी क्या कहता है ये देख लेते हैं। देखिए बी, अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made। उस व्यक्ति के खिलाफ, जैसे मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूं, मेरे खिलाफ किसी पुलिस अधिकारी को एक रीजनेबल कंप्लेंट की गई है,
मेरे खिलाफ एक रीजनेबल कंप्लेंट किसी पुलिस ऑफिसर को की गई। दूसरी बात, और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, या उस पुलिस ऑफिसर को एक विश्वसनीय या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई। पहली चीज ये है कि मेरे खिलाफ किसी पुलिस ऑफिसर को किसी थर्ड व्यक्ति ने, किसी थर्ड पर्सन ने मेरे खिलाफ एक रीजनेबल कंप्लेंट फाइल की है कि ये आदमी ने फला फला ऑफेंस किया। एक चीज। दूसरी, या फिर उस पुलिस ऑफिसर को एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, को मिली है, जानकारी प्राप्त हुई है क्रेडिबल, लेकिन वो होनी चाहिए क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, मतलब विश्वसनीय, जिस पर भी यकीन किया जा सके। तीसरी चीज क्या करें, और अ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, या फिर कोई युक्त संदेह विद्यमान है, रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट कर रहा है कि हाँ भाई मिस्टर अजमल ने या मिस्टर ए ने या मिस्टर बी ने एक ऑफेंस किया है। तो ऑफेंस कौन सा होगा? एग्जिस्ट दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है जिसके रिगार्डिंग एक रीजनेबल कंप्लेंट मिली है पुलिस ऑफिसर को, या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है, या फिर रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट कर रहा है। कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, लेकिन वो ऑफेंस है किस नेचर का? वो पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म मे बी लेस देन 7 years, वो 7 साल से कम का हो सकता है, और विच में एक्सटेंड टू 7 years, जो कि अधिकतम हो सकता है 7 साल। देखो कैसे, 7 साल से कम या 7 साल तक, 7 साल से कम या 7 साल तक, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। एक व्यक्ति है जिसने क्या किया है, एक अपराध किया है, जो अपराध कॉग्निबल नेचर का है। एक व्यक्ति ने एक अपराध किया है, मान लीजिए वो व्यक्ति मैं हूं, मैंने एक अपराध किया है और वो अपराध का नेचर है कॉग्निजेबल नेचर का, वो मैंने कॉग्निजेबल नेचर का एक अपराध किया है। में क्या है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो या तो 7 साल से कम सजा का है, या फिर वो 7 साल तक की सजा के प्रावधान का ऑफेंस है। तो इस तरह के ऑफेंस के रिगार्डिंग किसी पुलिस ऑफिसर को मेरे खिलाफ कोई तीसरा व्यक्ति एक रीजनेबल कंप्लेंट फाइल करता है, या फिर इस तरह के ऑफेंस को लेकर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन उस पुलिस ऑफिसर को मेरे खिलाफ प्राप्त होती है कि उस आदमी ने ये इस तरह का अपराध किया है। तीसरी चीज क्या है, या फिर खुद पुलिस वाले को इस तरह का एक रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट कर रहा है कि मुझको शक करने की बुनियादी वजह है कि मिस्टर ने क्या किया है, कि इस तरह का अपराध किया है जो कि कॉग्निजेबल है, साथ ही साथ वो 7 साल तक या उससे कम का अपराध है। तब ऐसा व्यक्ति इन निम्नलिखित दशाओं में ये नीचे दी गई है, इनमें से किसी एक या एक से ज्यादा की पूर्ति के लिए, उनके फुलफिलमेंट के लिए क्या कर सकता है, वो ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करने की पावर रखता है। तो ये दशाएं देख लेते हैं, कौन सी दशाएं, देखिए देख लेते हैं दशाएं। देखिए पहली दशा कौन सी है, देखिए पहली दशा कह रहे हैं ना, फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड नेमली, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, ये एक या एक से ज्यादा, तो उस व्यक्ति को बिना वारंटी के अरेस्ट किया जा सकता है, अदरवाइज आप अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। इनमें से कोई जरूरत है, इनकी अगर रिक्वायरमेंट है ऐसा करने की, तभी आप उसको क्या करेंगे, अरेस्ट करेंगे, अदरवाइज अरेस्ट नहीं करेंगे। देखिए पहली चीज क्या बोल रहे हैं, The police officer has reason to believe on the basis of such complaint, information or suspicion that such person has committed said offense. क्या कह रहे हैं, The police officer has reason to believe, reason to believe है यकीन करने की वजह, यकीन करने की वजह या विश्वास करने का कारण, विश्वास करने का कारण है इनके पास कि मैं विश्वास कर क्यों रहा हूं। रीजन टू बिलीव है, क्या बिलीव है कि ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, वो बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट के ब्याह पर, इंफॉर्मेशन के और सस्पिशन के ब्याह पर, इस व्यक्ति को, इस पुलिस वाले को क्या है, एक रीजन टू बिलीव है कि ऐसे व्यक्ति ने, सच पर्सन हैज कमिटेड दिस साइड ऑफेंस, के ऊपर जो दिया गया ऑफेंस है वो किया। ऊपर वाला ऑफेंस कौन सा है, 7 साल तक या उससे कम, 7 साल या उससे कम का अपराध किया है। तो ऐसी दशा में क्या कर सकते हैं, ये पुलिस ऑफिसर ऐसे व्यक्ति को रीजन टू बिलीव के आधार पर, रीजन टू बिलीव के आधार ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन टू बिलीव दैट क्या सच पर्सन क्या किया है, कमिटेड ऑफेंस, कैसा ऑफेंस है, वो 7 साल या उससे कम के सजा के प्रावधान के लिए अपराध है। उसमें क्या हुआ है, उस पुलिस ऑफिसर को कोई रीजनेबल कंप्लेंट मिली है, या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है, या तीसरी चीज कोई रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस बिना पर उनको क्या है, रीजन टू बिलीव है कि हाँ ये अपराध यकीनन इसी व्यक्ति ने किया है, मेरे पास यकीन करने की वजह है इस रीजनेबल कंप्लेंट की वजह से, इस क्रेडिबल इंफॉर्मेशन की वजह से, या उस रीजनेबल सस्पिशन की वजह से, और मैं ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करूंगा। ये आपकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। यह बात समझने की है, ये दूसरी वाली प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं कि जब तक आप अरेस्ट नहीं करेंगे, जब तक के अरेस्ट करना जरूरी ना हो, किस वजह से, इन वजहों से। पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड हो चुका है इस तरह के अपराध में। पहली कंडीशन क्या है, रीजन टू बिलीव है तो हम अरेस्ट कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि नहीं रीजन टू बिलीव को छोड़िए, इसके अलावा कोई और कंडीशन हो सकती है। रीजन टू बिलीव तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ वजहें हैं जो निम्नलिखित वजहों की वजह से
जो नेसेसरी हैं उनकी वजह से मैं इस व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहता हूं। कौन सी वजह है कि ऐसे व्यक्ति ने 7 साल तक का या इससे कम का अपराध किया है भाई साहब ने, हाँ, तो इन्हें बिना वारंट के अरेस्ट करना है, हाँ करना है, और कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस है। तो ध्यान रखिए इन्होंने क्या करना है, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। इस व्यक्ति को अरेस्ट सिर्फ इसलिए कर रहा हूं मैं कि आगे चलकर इस तरह का कोई फर्दर ऑफेंस ना कर दे यार। पहली मेरी वजह क्या है, मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मैं उस इलाके की, उस हल्के की जहां पर मैं अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहा हूं, उस इलाके की मैं पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करना चाहता हूं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना चाहता हूं। तो उस लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए ये नेसेसरी है कि इस तरह के अपराध को दोबारा ना कर दे ऐसा व्यक्ति, हम उसको अरेस्ट कर लें। पहली वजह। दूसरी वजह क्या है, देखिए, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, उस अपराध का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा जिसको कि उस व्यक्ति ने किया है। अगर वो व्यक्ति बाहर रहेगा तो यकीनन कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में, वो कुछ रुकावट पैदा कर सकता है, वो किसी तरह से क्या कर सकता है, रुकावट पैदा कर सकता है। तो हम फॉर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस की वजह से हम उस व्यक्ति को क्या करेंगे, अरेस्ट कर सकते हैं। एक उचित और प्रभावी अन्वेषण करने के लिए अपराध का उस व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। तीसरी वजह क्या है, देखें तीसरी वजह, देखें तीसरी वजह, देखें तीसरी वजह, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर और टैम्परिंग विद सच एविडेंस इन एनी मैनर। किसी प्रकार से, किसी भी तरह से, कोई भी तरीके से ये व्यक्ति अगर बाहर रहेगा तो ये डिसअपियर कर सकता है एविडेंसेस को। डिसअपियर का मतलब मिटाना, सबूतों को मिटा देगा, या फिर ये टैम्परिंग करेगा, उन सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। इसलिए ये प्रिवेंट करने के लिए, डिसअपियरिंग ऑफ द एविडेंस को प्रिवेंट करने के लिए और टैम्परिंग ऑफ द एविडेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए हम उस व्यक्ति की गिरफ्तारी को जरूरी समझते हैं। तो हम उस व्यक्ति को बिना वारंट के इस केस में भी अरेस्ट कर सकते हैं, जिसमें की सजा 7 साल तक या उससे कम की सजा, उस वाले ऑफेंस में भी हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट था इसका। तीसरे पॉइंट के अलावा आगे बढ़ते हैं, देखें डी में क्या करें, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्यूंटेड कहते हैं जो भली भांति परिचित होता है। जैसे मैं एक केस के फैक्टरों को जानता हूं, मेरी नॉलेज में है वो सारे फैक्टर, और मैं जानता हूं उसके बारे में कि क्या क्या गंभीरता है और क्या क्या चीजें इस तरह से लिंक है। तो मैं एक तरह से गवाह हो गया ना, मैं गवाह हो गया उस केस का, मैं गवाह हो गया। तो मेरे जैसे गवाह को ये व्यक्ति अगर बाहर रहेगा तो क्या कर सकता है, इंड्यूस कर सकता है ये अपराधी, या थ्रेट कर सकता है ये अपराधी, या प्रॉमिस कर सकता है ये अपराधी। मुझे कुछ लालच देके तोड़ सकता है, या मुझे डरा सकता है, धमका सकता है, ये सब मेरे साथ कर सकता है, जिससे कि क्या हो जाए, उसमें एक अच्छा डिसीजन ना आ सके, पार्शियलिटी हो जाएगी, उसमें दिक्कत होगी, ऑब्स्टेकल क्रिएट होगा, सही से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा, सही से प्रॉपर ट्रायल नहीं हो पाएगा। इन सब चीजों को प्रॉपर करने के लिए हमने कि वो थ्रेट ना दे, इंड्यूस ना करे, वो आपको प्रॉमिस ना करे, इस ऐसे व्यक्ति को जो कि एक्यूंटेड विद द फैक्ट ऑफ द केस है, तो उस तरह के व्यक्ति को हम अरेस्ट कर लेंगे। हम उसको मौका नहीं देंगे कि वो किसी व्यक्ति को थ्रेट करे, इंड्यूस करे या फिर प्रॉमिस करे। ठीक है, एक्यूंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस सो एज टू डिसोल्ड हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट्स टू द कोर्ट और टू द पुलिस। मैंने ना तो रोकेंगे उसे कि वो बता ना दे, किसी तरह से कोर्ट में जाकर गवाही ना दे दे या पुलिस ऑफिसर को ना बता दे। इस बुनियाद की वजह से वो क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, थ्रेट दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है। हम देने नहीं देंगे उसे, ना इंड्यूस करने देंगे, ना थ्रेट करने देंगे, ना प्रॉमिस करने देंगे। हम उससे पहले ही उसे क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि ये नेसेसिटी है भाई, नेसेसरी है उसको पकड़ना है। As unless such person is arrested, his presence in the court whenever required cannot be ensured, and the police officer shall record while making such arrest his reason in writing. अरे अगर ऐसे व्यक्ति को आपने अरेस्ट नहीं किया ना, ये कॉपरेट नहीं करेगा विद द प्रोसीजर ऑफ लॉ, प्रोसीजर ऑफ लॉ के साथ कॉपरेट नहीं करेगा ये। और जब कॉपरेट नहीं करेगा तो भाई मुकदमा कैसे चलेगा। तो अगर आप चाहते हैं इसकी हाजिरी को, इसकी प्रेजेंस को बिफोर द कोर्ट, माननीय न्यायालय के सामने इसकी हाजिरी को आप इंश्योर भी करना चाहते हैं, तो इंश्योर करने के लिए मैं समझता हूं, बिकॉज आई एम अ पुलिस ऑफिसर, आई एम इन चार्ज ऑफ दिस केस, आई एम आईयू ऑफ दिस केस, मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति को बिना अरेस्ट किए हुए उसकी प्रेजेंस बिफोर द कोर्ट इंश्योर नहीं की जा सकती। इंश्योर नहीं की जा सकती तो फिर उसको अरेस्ट कर लीजिए। हम जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर बाहर रहेगा तो ये तारीखों पे नहीं आएगा, ये भाग जाएगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, यानी कि ये ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, बेवजह का डिले करेगा। तो बेवजह का हम डिले नहीं करने देंगे। हम कोर्ट के सामने आपको वक्त और टाइम टू टाइम हाजिर करने के लिए हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वो केस 7 साल से कम का ही क्यों ना हो या अप टू 7 ईयर्स बिना वारंट। ठीक है ना, ये सारी कंडीशन थी। लेकिन ध्यान रहे, कोई किसी भी वजह से मैंने कितनी वजहें बताई आपको, 4-5 वजह बताई, 3 तक वजहें, इनमें से कोई भी वजह रही हो, आपकी कैसी भी वजह,
गिरफ्तारी की जो वजह है आपकी, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति को, नहीं वो टैंपरिंग कर देगा, डिसअपियर कर देगा, इंड्यूस थ्रेट प्रॉमिस कर देगा, या वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देगा, तो ठीक है कोई वजह है, हाँ ये वजह है इसलिए हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं, तो उन वजहों को राइटिंग में कर दिए, राइटिंग में लिख लीजिए उन्हें। क्या करेंगे, इज रीजन इन राइटिंग, जो भी वजह है, जो भी कारण है आपके, उसको अरेस्ट करने के कारण, गिरफ्तारी के कारणों को जरूर लिख देना, गिरफ्तारी के कारणों को जरूर लिखना है। ये तो अरेस्ट का मामला रहा, ये तो अरेस्ट का मामला रहा कि गिरफ्तारी के कारणों को आपको लिखना पड़ेगा। दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि अगर किसी वजह से आप जो है गिरफ्तार नहीं करते हैं किसी व्यक्ति को, मैंने क्या कहा, मेक शब्द का इस्तेमाल किया है, पुलिस ऑफिसर का ये डिस्क्रिशन है कि वो इन अवस्थाओं में तो गिरफ्तार कर सकता है और इसके अलावा नहीं भी कर सकता है। तो अवस्थाएं तो बता दी, लेकिन करेगा शैल नहीं है, नहीं भी कर सकता है, तो न करने के भी अपने रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। चाहे आपने अरेस्ट किया तब भी वजह लिखो गिरफ्तारी की कि क्यों किया आपने ऐसा अरेस्ट, और अगर किसी को आप अरेस्ट नहीं कर रहे हैं तो उसकी भी वजह लिखो कि मैं इसलिए इसको अरेस्ट नहीं कर रहा हूं। ये कहां लिखा है, ये प्रोविजो में लिखा हुआ है, आगे आपको कहां है प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसे वो तमाम केस जिसमें कि पुलिस वाले को लगता है कि ऐसी गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन, इस सबसेक्शन के प्रोविजन के हिसाब से या इसके अधीन रहते हुए, रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग और नॉट मेकिंग द अरेस्ट, अपने गिरफ्तार न करने की बजाय भी आपको क्या करनी होंगी, राइटिंग में रिकॉर्ड करनी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि उसको अरेस्ट करें तो अरेस्ट करने की बजाय भी लिखनी होंगी, अगर आप चाहते हैं भाई कि मैं उसको अरेस्ट ना करूं तो वो बजाय भी लिखिए जिसकी वजह से आप उसे अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो मेन चीज क्या थी यहाँ पर, मेन चीज दो थी। पहली चीज क्या थी कि आपने अरेस्ट कब करना है, अरेस्ट करने की हमने कंडीशंस बताई सारी, ठीक है। अरेस्ट करने के कारण लिखिए, कारण लिखने। अब अरेस्ट करने के कारण नहीं किया किसी को अरेस्ट, तो आपने उसके भी कारणों को लेखबद्ध करना है, कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा, लेखबद्ध किया जाएगा, लेखबद्ध किया जाएगा। किस बात के कारण है, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी के कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा, गिरफ्तारी के कारणों को, ठीक है। गिरफ्तारी के कारणों को करिए आप। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने दो तीन चीजें पढ़ी। पहली चीज क्या पढ़ी हमने, तो पहला क्लॉज था कि कोई भी व्यक्ति किसी पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो उसको क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगा। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी यहाँ पर, एक बार रिवीजन कर देते हैं इसका। किसी पुलिस वाले के सामने करेगा बिना वारंट के तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, हु कमिट्स द इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। भी क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई कंप्लेंट मिली है, रीजनेबल कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, क्रेडिबल, या फिर आपको कोई रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट कर रहा है और ऐसा ऑफेंस जो 7 साल या उससे कम का अपराध है और कम की सजा से पनिशमेंट वाला अपराध है, तो उसमें आप क्या करेंगे, कुछ कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करिए और उसको अरेस्ट कर लीजिए। द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, अगर उसको रीजन टू बिलीव है तो उसको गिरफ्तार करना जरूरी है, तो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और रीजनेबल सस्पिशन। के अलावा द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी, अगर पुलिस वाले को लगता है कि ऐसी गिरफ्तारी जरूरी है, क्यों जरूरी है, टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम द कमिटिंग एन फर्दर ऑफेंस, कोई और अपराध ना कर दे इस वजह से, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की वजह से, ऐसे व्यक्ति को डिसअपियरिंग और टैंपरिंग ऑफ द एविडेंस करने से रोकने की वजह से। ऐसे व्यक्ति को अगर अरेस्ट नहीं किया गया, ऐसे व्यक्ति को अगर अरेस्ट नहीं किया गया तो वो क्या करेगा, इंड्यूस कर देगा, थ्रेट कर देगा, प्रॉमिस कर देगा। किस व्यक्ति को, उस इंसान को थ्रेट, प्रॉमिस और इंड्यूस करेगा जो व्यक्ति इस केस के फैक्ट्स को क्या करता है, जानता है, उसकी नॉलेज में है, तो वो क्या करेगा, उसको वो डिस्क्लोज कर देगा पुलिस को या फिर मजिस्ट्रेट को। तो उसको पुलिस और मजिस्ट्रेट के पास जाने से रोकने के लिए उसको थ्रेट किया जा सकता है, उसको प्रॉमिस किया जा सकता है, या फिर उसको क्या किया जा सकता है, उसको इंड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए कि unless such person is arrested is presence of the court whenever required cannot be ensured and the police officer shall record while making such arrest is reason in writing, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को अगर आपने अरेस्ट नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को अगर आपने अरेस्ट नहीं किया तो उसकी वक्त पर कोर्ट के सामने तारीख पर हाजिरी मुमकिन नहीं है, भाग जाएगा, वो कोऑपरेट नहीं करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को इंश्योर करने के लिए, कोर्ट के सामने हाजिरी के लिए इंश्योर करने के लिए ऐसे व्यक्ति को हम टाइम रहते गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे मामलों में अगर आपने किसी भी वजह से, कोई भी वो कारण रहे हों जिनकी वजह से आपने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है, उन कारणों को ऐसा पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, राइटिंग में लिखेगा, लेखबद्ध करेगा, रीजन इन राइटिंग, राइटिंग में होंगे, बजाय लिखिए। प्रोविजो क्या कहता है, प्रोविजो कहता है किसी वजह से ऐसे पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ऐसी गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड है, पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि किसी वजह से इस तरह की गिरफ्तारी जरूरी नहीं है तो मत करिए गिरफ्तार, लेकिन गिरफ्तारी न करने के कारणों को भी ऐसा पुलिस ऑफिसर लिखेगा, गिरफ्तारी न करने की वो वजहें, वो कारण भी ऐसा पुलिस ऑफिसर लिखेगा। अदरवाइज नहीं लिखेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसी कार्यवाहियां दूषित हो जाएंगी, विशिएटेड हो जाएंगी, और दूषित या विशिएटेड होने की कंडीशन में क्या होती है, कोर्ट ऐसी कार्यवाही को नल एंड वॉइड कर सकता है, ठीक है ना। कारण लिखने पड़ेंगे आपको।
अब इसके बाद बढ़ते हैं क्लॉज सी में। हमने क्लॉज ए पढ़ा, ए में सिर्फ एक ही पॉइंट है, बी में बहुत सारे पॉइंट थे, 5 ई तक थे। अभी के बाद सी फिर से शुरू होता है, तीसरा पॉइंट हमारा। तो सी क्या कह रहा है वो देखिए, अगेंस्ट होम उसके खिलाफ जिसने कि अपराध किया है, एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली दैट ही हैज कमिटिंग अ कॉग्निबल ऑफेंस punishable with imprisonment for term which may extend more than 7 years, whether with or without fine or with death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offense. समझ? तो ये जो आपका said offense है, यहाँ पर जो बताया गया है, ये जो हम बात करेंगे, इसमें हम जो बात करेंगे अगले ऑफेंस की बात करेंगे, वो ऑफेंस होंगे 7 साल से ज्यादा सजा के, अप टू डेथ इम्प्रिजनमेंट तक, सॉरी डेथ पेनल्टी तक। कहां तक? अब अभी तक हमने बात की कौन से अपराधों में, 7 साल तक की सजा वाले अपराधों में किस तरह से गिरफ्तारी होती है। अब 7 साल से ऊपर वाले गिरफ्तारी की बात करेंगे, 7 साल से ऊपर की सजा वाले अपराधों में। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ये मेरा दूसरा लेक्चर था अरेस्ट पे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल हम तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड करें। और अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसी ही मजीद वीडियो देखने के लिए। और अगर हमारे किसी पेड कोर्स से आपको जुड़ना है तो एनएलसीसी क्लासेस के दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें। ज्यादा जानकारी के लिए और बता दूं आपको, आरजीएस का जो अभी अपकमिंग 44 वैकेंसी के लिए नोटिफाई हुआ है, उसके लिए हम अभी फरवरी के सेकंड वीक से एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, सफलता बैच। पहले हम उसे फर्स्ट वीक में शुरू करना था, लेकिन किन्हीं कारणों से हमने उसको सेकंड वीक में शिफ्ट किया है, जिसमें हम 15 स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हैं, 15 स्टूडेंट को या 15 एस्पिरेंट्स को हम उसमें एडमिट करेंगे, एडमिशन देंगे। देन आफ्टर उसी के साथ साथ उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे और अपने गाइडेंस में उनकी तैयारी